हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th बायोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो आप लोगों को 6 चरण के बारे में बताया जा चुका है। अब है आपका अगला चरण जीवन की उत्पत्ति में स्वपोषण की उत्पत्ति, यानी स्वपोषी कोशिकाओं की उत्पत्ति आप कह सकते हैं, यानी ऑटोट्रॉफिक एनिमल जीवों का विकास। ठीक है, आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि स्वपोषण की उत्पत्ति में आप जानते हैं कि आदि सागर में बैक्टीरिया के समान, ठीक, प्रोकैरियोटिक जो सेल थी वो कैसी थी? हेट्रोट्रॉफिक थी। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब क्या थी? वो दूसरे पर परपोषी थी, यानी दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करती थी। और उस समय जल में उपस्थित कार्बनिक यौगिकों का जो था उपयोग किया जाता था। ठीक है, और उस प्रक्रिया के दौरान जो इसमें बैक्टीरिया के समान जो थी, क्या थी? ये प्रोकैरियोटिक सेल थी, और ये क्या करती थी कि जल में उपस्थित कार्बनिक यौगिकों का उपयोग करती थी। ठीक है, इन कार्बनिक यौगिकों के, और उस समय आप देखेंगे कि उस समय जो श्वसन की क्रिया थी वो एनएरोबिक थी, अनऑक्सी श्वसन था, क्योंकि जो उस समय क्या था, ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं थी। एनएरोबिक रिस्पायरेशन, ठीक है, एनएरोबिक रिस्पायरेशन की प्रक्रिया थी। ठीक है, अनाक्सी श्वसन था। उस समय जल में उपस्थित कार्बनिक जो पदार्थ थे उसका एंजाइम की उपस्थिति में किण्वन किया जाता था, और उसकी उपस्थिति उससे ऊर्जा प्राप्त की जाती थी। यानी कि एनएरोबिक रिस्पायरेशन की सहायता से जो ऊर्जा का जो प्रोडक्शन होता था वो एनएरोबिक रिस्पायरेशन होता था, एरोबिक रिस्पायरेशन नहीं होता था, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति उस समय नहीं थी। अगला है इसमें कार्बनिक पदार्थों से अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण। अब आप देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल जो थी उस समय, ठीक है, तो वो प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं थी वो क्या करती थी? जल में घुलित जो है कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करती थी। ठीक है, इस तरीके से कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करने से कार्बनिक पदार्थों की मात्रा क्या होती गई? कम होती गई, और इन प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या हो गया? आपसी संघर्ष होने लगा, और आपसी संघर्ष के दौरान इनके अंदर जो है, इन कोशिकाओं में ऐसे एंजाइम का निर्माण होने लगा जो एंजाइम क्या करते थे? अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में बदलने का काम करते थे। ठीक है, इस तरीके से यहां पर अकार्बनिक पदार्थों से, ठीक है, अकार्बनिक पदार्थ से अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ बनने लगे। ठीक है, अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, और किसकी उपस्थिति में? एंजाइम की उपस्थिति में। ये एंजाइम का निर्माण क्या हो उस समय होने लगा। इसी एंजाइम, ये एंजाइम जो है उनके शरीर में क्या हो गए? बनने लगे, क्योंकि आवश्यकता पड़ गई कि हमें अब जीना है, और जीने के लिए जो है अकार्बनिक पदार्थों को बदलना पड़ेगा। इसलिए इस एंजाइम की उपस्थिति में उनके शरीर में ये एंजाइम बने, और इस एंजाइम की सहायता से अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थ में बनाने का प्रयास किया गया, संश्लेषण करने का प्रयास किया गया। ठीक है, सौर ऊर्जा का उपयोग अगली हेडिंग है। सौर ऊर्जा के उपयोग में हम देखेंगे कि सौर ऊर्जा का उपयोग क्यों होने लगा। देखिए, सौर ऊर्जा के प्रयोग में कुछ आदि कोशिकाओं के अंदर क्या हो गया? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल कह सकते हैं, क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल या पर्णहरिम विकसित हो गया। ठीक है, और जब पर्णहरिम विकसित हो गया तो आप जानते हैं कि ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करेंगे? भोजन का निर्माण करेंगे। ठीक है, और भोजन का निर्माण करेंगे, और क्या होगा? और ऑक्सीजन गैस क्या होगी? मुक्त हो जाएंगी। ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में भोजन मुक्त होगा, और क्या होगी? ऐसी कोशिकाएं को क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषी कोशिका, प्रकाश संश्लेषी कोशिका। एक बार पुनः इसको देख लेंगे आप। यहां देखेंगे कि जो उस समय आदि कोशिकाएं थी उनके अंदर क्या हो गया? पर्णहरिम उत्पन्न हो गया, यानी पर्णहरिम बन गया, और पर्णहरिम के बन जाने से ये सूर्य के प्रकाश में ये क्या करने लगी? भोजन बनाने लगी, और भोजन बनाने से इनको क्या है?
भोजन प्राप्त होने लगा और ऑक्सीजन गैस भी मुक्त होने लगी। यहाँ पर देखेंगे कि और इस ऐसी कोशिकाओं को जिनके अंदर ये क्लोरोफिल उत्पन्न हुआ उनको क्या कहा गया? प्रकाश संश्लेषी कोशिकाएं कहा गया। जल का उपयोग, साधारण सी बात है, आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब होगी, क्योंकि अब इनके अंदर क्लोरोफिल उत्पन्न हो गया था, तो क्लोरोफिल उत्पन्न होने के कारण जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तो उसमें जल का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो अब जो है जल का उपयोग इस समय किया जाने लगा। आगे देखेंगे ऑक्सीजन की क्रांति। फोटोसिंथेसिस की जब प्रक्रिया होने लगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब होने लगी, तो फोटोसिंथेसिस क्रिया के बाद, ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्रिया के बाद ये क्या होने लगा? ऑक्सीजन की उत्पत्ति हो गई, यानी वायुमंडल में धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा का विकास होने लगा और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी। और ऑक्सीजन के आ जाने से उसके अंदर निम्न परिवर्तन हुए। इसके पहले आप जानते हैं कि उस समय आदि वायुमंडल में मेथेन और अमोनिया गैस उपस्थित थी। तो मेथेन और अमोनिया गैस उपस्थित होने के कारण मेथेन जो थी जो है सोलर रेडिएशन, यानी प्रकाशीय जो सौर विकिरण की सहायता से ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या किया उसने? 2H2O पानी का निर्माण किया और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया। ठीक है, और अमोनिया जो थी, अमोनिया जो है ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर के सौर विकिरण की उपस्थिति में उसने पानी और नाइट्रोजन का विकास किया। ठीक है, और इस तरीके से वायुमंडल में आप देखेंगे कि ऑक्सीजन पद्धति का विकास होते चला गया, यानी ऑक्सीजन की मात्रा क्या कर गई? इंक्रीज कर गई, यानी ये वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे और बढ़ने लगी। ठीक है, और उसके बाद आप जानते हैं कि इसी ऑक्सीजन के अणुओं ने मिल करके या अणुओं ने संयोग करके सोलर रेडिएशन सौर विकिरण की सहायता से किसका निर्माण किया? ओजोन लेयर का निर्माण किया, जो आज क्या है? उपस्थित है। तो इस तरीके से आप अगर अध्ययन करते हैं कि जो है प्रकृति में जो है वायुमंडल में क्या कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या है? नाइट्रोजन कितने % है? 78%। ठीक है, 78% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.01% है। नाइट्रोजन जो है 0.03% के आसपास है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कि ऑक्सीजन जो है 21% है ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस तरीके से आज जो वायुमंडल में जो गैसेज उपलब्ध हैं, इन्हीं से ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने के साथ साथ इन ऑक्सीजन के अणुओं ने मेथेन और नाइट्रोजन अमोनिया के साथ संयोग करके पुनः कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन को जो है क्या है? वायुमंडल में उपस्थित करा दिया, जो आज वर्तमान समय में भी क्या है? उपस्थित हैं। और ओजोन लेयर का विकास होने के कारण आज जो पृथ्वी पर जो सामान्य जनजीवन आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि यह ओजोन लेयर का निर्माण नहीं होता तो पृथ्वी पर सौर विकिरण बहुत तेजी से आती है और क्या करती? पृथ्वी पर होने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उनको नष्ट कर देती। इसलिए इसी ऑक्सीजन के अणुओं के संयोग से ओजोन लेयर का निर्माण हुआ। ठीक है, जो क्या करती है? हमारी पराबैंगनी विकिरण को रोक करके आने देती है, पृथ्वी पर पड़ती हैं। ठीक है, जिससे हमें कोई नुकसान और जीव जंतुओं और पौधों को कोई नुकसान नहीं होता। इस तरीके से आप देखेंगे कि किस तरीके से ऑक्सीजन पृथ्वी पर आई, किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड आया, किस तरीके से नाइट्रोजन गैस मिली। तो इस तरीके से यहाँ पर स्वपोषण की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो इस हेडिंग को आप अपने नोट्स में बाकायदा लिख लेंगे। लिखने के बाद उसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप जान लीजिएगा, क्योंकि जीवन की जो उत्पत्ति है, जीवन की उत्पत्ति में ये चरण जो है ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, इस चरण को ज़्यादातर पूछता है, 7वें चरण को। ठीक है, और इसमें अब 5वें चरण को भी पूछा जाता है, फिर स्टैनले मिलर के प्रयोग को पूछा जाता है, और लॉन्ग को अगर क्वेश्चन में पूछता है तो एआईओपैरिन के सिद्धांत या एआईओपैरिन की जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में परिकल्पना पूछता है। ठीक है, तो आप जो है अच्छे से इस 7वें चरण को भी अच्छे से तैयार रखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।